बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूँ सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया गया है। ये हासे वाली गल नहीं हैगी। ये पीटीआई वाले ਜਿਹੜੇ खबर चला रहे ने खबर ठीक आ, नामजदगी हुई है उन्होंने, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा इस नामजदगी का? और फिर पीटीआई वाले ये कह रहे हैं जनाब इस नामजदगी से जाती उमरा में सफ़े मातम बिछ गई है। ये हसने वाली गल है। ये सारी तफसीलात थोड़े सामने रखेंगे। और दूसरा ये कि जनाब पीटीए वाले इस खुशफहमी में मुब्तला हैं या ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि जनाब ईद के बाद हमने एहतजाज शुरू करना है इमरान खान की रिहाई के लिए और अपोजिशन जमातों का एक ग्रैंड अलाइंस बनेगा। मौलाना फजल रहमान उस अलाइंस का हिस्सा होंगे, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो पीटीआई के साथ खेल रहे हैं, इनको सियासी तौर पे खिला रहे हैं। इनकी उम्मीदों पे पानी फिरेगा या उम्मीदें बाहर आएंगी, पूरी होंगी, इस पर भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और वो जजेस खास तौर पे जिन्होंने खत लिख रखे हैं और चैलेंज कर रखा है उनकी तैनाती को, तकर्रर को, तो उनके दरमियान जनाब इख्तियारात का तनाज़ा जो है, एक और तनाज़ा जो है वो सामने आएगा। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि जनाब अख्तर मैंगल साहब ने एक लॉन्ग मार्च शुरू कर रखा है। 8 बजे शेड्यूल के मुताबिक उन्होंने कोयटा पहुंचना था, लेकिन अब रात के 12 बजे के करीब उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमें जो हमारा जो काफिला है उसे लखपास टनल के करीब जो है वो रोक लिया गया है और हमारी जमात बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायदीन और कारकुनों पर शदीद शेलिंग की गई है और 250 के करीब कायदीन और जो वर्कर्स हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। और आगे जाके वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे मुतालबात बड़े जायज़ हैं, तो ये हमारी माओं और बहनों को आज़ाद किया जाए और जो हमारे कारकुन गिरफ्तार हुए हैं उन्हें रिहा किया जाए। इसके बगैर कोई डायलॉग, कोई मुकालमा, कोई यकीन दहानी जो है वो हमें काबिल कबूल नहीं, ये उन्होंने बात की है। तो ये आपको पता ही है कि माहिर बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के जो लोग, जो खवातीन वगैरह गिरफ्तार हुई थी, उनकी रिहाई के लिए इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। और लॉन्ग मार्च जब चला है तो उसके बाद मुख्तलिफ जो है जो इनके लॉन्ग मार्च के मुखालफिन हैं वो ये कह रहे हैं, वैसे जरा मेन स्ट्रीम मीडिया ना उत्थे कोई खबर शबर नहीं आई यदि बारह जो इनके मुखालफिन हैं उन्होंने कोई पोस्टें वगैरह की हैं और कुछ वीडियो शेयर की हैं में इनके साथ। तो और फिर वो जो काफिला है वो जनाब पुलिस वाले जो हैं उसकी हिफाजत कर रहे हैं और वो पुलिस वाले डाले शाले भी उन्होंने दिखाए जनाब, वो आगे आगे डाले जा रहे हैं, पीछे इनकी गाड़ियां जा रही हैं। तो इससे तो ये लगता है कि जो बलूचिस्तान के अवाम है, ये अख्तर मैंगल साहब एक बड़ा नाम है सियासत में, बड़े कौमपरस्त लीडर हैं, वज़ीर आला रह चुके हुए हैं बलूचिस्तान के। तो मेरा ये ख्याल था, मुझे ये उम्मीद थी कि हज़ारों का काफिला होगा, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि 200-300 लोग हैं, 13 गाड़ियाँ। लेकिन आज़ाद ज़राए से भी हमने पता करने की कोशिश की है, जब ये लॉन्ग मार्च चला है ना और अख्तर मैंगल साहब वहाँ खिताब कर रहे हैं तो वहाँ कितने लोग थे उसमें देख रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मैं तादाद के चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन ये है कि जो मेरा अंदाज़ा था कि जनाब इतने लोग होंगे उससे कई गुना कम लोग हैं, ना होने के बराबर। इससे ज़्यादा लोग जो हैं ये लॉन्ग मार्च में जो लोग शामिल हैं इनके, इससे ज़्यादा लोग तो जनाब कल जो हैं वो मुसाफिर थे या सफ़र कर रहे हैं जाफर एक्सप्रेस पे। जाफर एक्सप्रेस आपके इल्म में है कि 11 मार्च को उस पर बीएलए ने हमला किया था और हमारी फौज और दीगर फोर्सेस जो हैं उन्होंने मिल के दहशत गर्दों का मुकाबला किया। 33 के करीब दहशत गर्द वहाँ मारे गए, कुछ मुसाफिर भी शहीद हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो भी शहीद हुए। तो उसके बाद ख्याल ये था कि शायद ये जो इस रूट पे जो ट्रेन सर्विस है ये बंद कर दी जाए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है ये इन पटरी वगैरह जो है रिपेयर की गई, सारा काम जो है वो कर लिया गया और ये हुकूमत ने दोबारा ये जो जाफर एक्सप्रेस है इसको बहाल कर दिया। ये एक दिन पहले पेशावर से गाड़ी चली है जाफर एक्सप्रेस जिसमें 200 से ज़ायद लोग जो हैं उन्होंने सफ़र किया है और गुज़श्ता रोज़ जाफर एक्सप्रेस जो है ये चली है जनाब कोयटा से पेशावर के लिए और इब्तिदा में कितने मुसाफिर थे इसमें? 400 लोग जो इस गाड़ी में सवार थे। इसका मतलब ये है जो मैं कह रहा हूँ ना कि
جو इनके लॉन्ग मार्च है, जो उसके शुरा हैं, उससे ज्यादा बड़ी तादाद में तो जाफर एक्सप्रेस में लोग जो है वो कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। और जाफर एक्सप्रेस जो है इस पे दहशतगर्द हमला कर चुके हैं। लोगों में खौफ होना चाहिए, लेकिन अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग सफर कर रहे हैं इस जाफर एक्सप्रेस में, इस ट्रेन में, तो इस बहाली का मतलब ये है, या सफर करने का मतलब ये है कि लोग खौफजदा नहीं है दहशतगर्दों से, बीएलए वालों से, क्योंकि दोबारा किसी जगह फिर हमला हो सकता है। ना उनको कोई खौफ है, ना कोई डर है, बल्कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उस पे एतमाद का इजहार है या मजहर है उनका ये सफर करना। वो इस एतमाद के साथ सफर कर रहे हैं कि हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो हमारी हिफाजत के लिए चौकस है। और ट्रेन सर्विस दोबारा शुरू करने का एक मतलब ये भी है कि हुकूमत भी खौफजदा नहीं है, और हुकूमत बीएलए वगैरह की ये दहशतगर्द जो है उनकी ब्लैक मेलिंग में आने के लिए तैयार नहीं है। इसी से अंदाजा लगा लें कि जनाब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो किस हद तक लोगों को या अवाम को खौफजदा करने में कामयाब हुई है। नहीं हुई, नाकाम हुई है। बहरहाल ये भी नहीं कहा जा सकता जनाब वो बीएलए वाले वहाँ वारदातें करते, लोग डरते नहीं हैं, खौफजदा नहीं है। लेकिन वो जो बात है कि जनाब पाकिस्तान की हुकूमत की या बलूचिस्तान की हुकूमत की कहीं रेटी नहीं है, तो ये जाफर एक्सप्रेस क्या है? ये रेट नहीं है, बहाल हुई है और लोग सफर कर रहे हैं, और उसी तरह सफर कर रहे हैं जैसे दहशतगर्दाना हमले से पहले कल सफर कर रहे थे। और दूसरी खबर ये है कि जनाब पीटीए वाले ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं कि जनाब ईद के बाद जो वो ग्रैंड अलायंस जो है वो बन जाएगा और इमरान खान की रिहाई के लिए हम तहरीक शुरू कर देंगे। पहली बात तो ये है कि इमरान खान की रिहाई एक नुक्ते की बुनियाद पर तहरीक नहीं चल रही, कुछ और मामलात हो सकते हैं। वैसे इन्होंने वो जो इलेक्शन है वो भी डाला हुआ है, इलेक्शन में बड़ी धांधली होगी, फॉर्म 47 की बात भी कर रहे हैं। तो मौलाना साहब भी यही बात कर रहे हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं जनाब पेशावर में जो हुकूमत बनी हुई है वो मेरा मैंडेट, मेरी पार्टी का मैंडेट जो है वो चरा के बनी हुई है। अब मैं जो कह रहा हूँ ना, मौलाना साहब इनके साथ खेल रहे हैं। ये मौलाना साहब ने पहले भी अपना कंधा जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर करवा गए थे। तो अब जो इनके तर्जमान है ना जमीयत उलमा इस्लाम के, असलम गौरी साहब, उन्होंने एक बयान दिया है। इससे पहले जो अली मीन गंडापुर साहब हैं उन्होंने एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू वगैरह था उनका, तो वो उन्होंने मौलाना साहब पे तनकीद की थी। जो मौलाना साहब बातें करते हैं इस हवाले से, वो उन्होंने उनको निगेट किया। तो अब जो असलम गौरी साहब हैं JUIF के तर्जमान, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान ने मना भी कर रखा है कि मौलाना के खिलाफ कोई हर्जा सराई नहीं करनी, लेकिन अली मीन गंडापुर जो है वो मौलाना पे तनकीद कर रहे हैं। और वो कहते हैं जनाब जो अली मीन गंडापुर साहब का किरदार है ना, वो जो ग्रैंड अलायंस बनाने की बातें हो रही हैं उसकी राह में रुकावट डाल रहा है। गंडापुर का बयान। अब मौलाना साहब क्या खेल खेल रहे हैं? मौलाना साहब जो हैं वो डेरा इस्माइल खां में जो अली मीन गंडापुर साहब की सियासत है, और उसी सियासत के नतीजे में वो वज़ीर आला है। और इमरान खान ने उन्हें नामजद किया था वज़ारत आला के लिए। फिर बुशरा बेगम जो है 26 नवंबर के बाद वो भी उनके खिलाफ होगी हुई है, और इमरान खान की जो बहनें हैं वो भी गंडापुर की शिकायतें लगा रही हैं अंदर जाके। लेकिन इमरान खान गंडापुर को हटा नहीं रहा। वो हटा क्यों नहीं रहा? वो इसलिए नहीं हटा रहे इमरान खान इनको, अली मीन गंडापुर को, कि उसके बाद फिर इस बात का इम्कान बहुत कम है कि दोबारा वहाँ पीटीआई की जो हुकूमत है वो बन सके। और अली मीन गंडापुर को हटाना आसान नहीं है, वो पहले भी मैं व्लॉग कर चुका हूँ, बल्कि गुज़श्ता व्लॉग में भी मैंने इसका जिक्र किया था। अच्छा, गुज़श्ता व्लॉग से मुझे याद आया कि कल जो मैंने व्लॉग किया था उसमें आवाज़ का एक प्रॉब्लम आपने महसूस किया होगा। वो गलती हमारी थी कि जनाब वो जो माइक है वो लगाना भूल गए थे। वो जनरल साउंड के ज़रिए रिकॉर्ड किया गया व्लॉग था, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। अच्छा, मौलाना साहब कैसे खेल रहे हैं इनके साथ? मौलाना साहब ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये मैं पक्की इतला दे रहा हूँ, मेरे ज़राए जो हैं वो ज़िद हैं। वो कह रहे हैं ना मौलाना साहब जो हैं उन्होंने ग्रैंड अलायंस का पीटीआई के साथ उन्होंने अलायंस नहीं बनाना, हिस्सा नहीं बनना। एक सूरत है कि किसी न किसी अंदाज में वो पीटीआई के साथ कोई इत्तेहाद कर लें। उनकी एक शर्त है कि अली मीन गंडापुर, जो मैं कह रहा हूँ डेरा इस्माइल खां की सियासत की बात कर रहा हूँ,
کہ जनाब अली मीन गंडापुर साहब जो हैं इनको वजारत आला से हटाया जाए। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जो उन्होंने हरकत की थी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तहलील करके और पंजाब की हुकूमत तहलील करके और उसके बाद जो उन्होंने भुगता है वो तजर्बा जो है वो बड़ा तलख है। इमरान खान वो तजर्बा दोहराना नहीं चाहते। और मौलाना साहब जो हैं वो जो खेल रहे हैं इनके साथ, जनाब गंडापुर को हटा दें। पहले भी उन्होंने ये कहा था कि मुलाकात इस्लामाबाद में हुई थी किसी फार्म हाउस में, तो वहाँ उन्होंने ये कहा था जनाब आपने हटाना तो है ही गंडापुर को। जब ये इनको हटाया गया था ना सदारत से, खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई की सदारत से, तो उन दिनों की बात है जनाब आपने जो फैसला तो कर लिया कि इनको हटाना है, तो फिर दूसरी वज़ीर आला की नामजदगी होगी वो मैं करूँगा, चाहे मैं पीटीआई में से ही करूँ। इस तरह की मौलाना साहब ने। और फिर ये भी कहा था जनाब मुझे अपोजिशन लीडर बनाए, और फिर ये भी कहा था जनाब ग्रैंड अलायंस जो होगा उसको मैं लीड करूँगा और फैसले मेरे होंगे, ड्राइविंग जो सीट है वो मेरे पास होगी। उनके मुतालबे ऐसे मुतालबे हैं जिन पे पीटीआई वाले इत्फाक कर ही नहीं सकते। आगे जाके मजीद उनको जो मुतालबे हैं उनमें सख्ती आती जाएगी। वो असल में इमरान खान अगर उनकी बात मान लेता है तो फिर तो 100% शिकस्त कबूल कर लेता है इमरान खान, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को फार्म 47 की हुकूमत तस्लीम करना। वो तो पूरे मुल्क में जो इलेक्शन है उन पर एतराज़ कर रहे हैं, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन ठीक है। फिर तो ये बात भी मान लेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो हमारी हुकूमत बनी हुई है वो धांधली के साथ बनी हुई है। बहरहाल मौलाना साहब एक ज़ीरक सियासतदान है, वो इनको खिला रहे हैं और ये खेल रहे हैं। और अगली बात जो है वो ये है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं इनको नोबल पीस प्राइज़ के लिए नामजद कर दिया गया है। इस पे बड़े खुश हैं पीटीआई वाले, सोशल मीडिया पे शोर मचाया हुआ। देखें जनाब इमरान खान कितनी बड़ी शख्सियत है कि नोबल अमन इनाम के लिए जनाब उन्हें नामजद कर दिया गया है। अब ये जो नामजदगी हुई है ना, ये नॉर्वे की एक सियासी जमात है जिन्होंने इसका ऐलान किया है। Have nominated Mr. Imran Khan, the former Prime Minister of Pakistan. आपको याद होगा पिछले दिनों शहबाज गिल वगैरह जो हैं वो नॉर्वे का दौरा किया था उन्होंने, फिर कुछ सियासतदानों से मुलाकातें भी की थी। वो इन्हीं लोगों के साथ इनकी मुलाकातें थी जो नामजद कर रहे हैं इमरान खान को। अब जो नामजद करने वाली सियासी जमात है उसका जनाब नाम है पार्टियट सेंट्रम। अब ये जो जमात है इहदी ते नॉर्वे च कोई नहीं सुनता। ये ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ 7,836 वोट जो हैं वो इन्हें मिले थे। और जनाब 169 स्ट्रेंथ है वहाँ की पार्लियामेंट की मुकन्ना की, और इनकी एक भी सीट नहीं है। पाकिस्तान की किस सियासी जमात के साथ आप इसका मुवाजना करेंगे, देख लें ज़रा। और फिर जो ये बल्दियाती इलेक्शन वगैरह होते हैं, जो म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, तो वहाँ जनाब 9,344 मेंबर हैं टोटल उन काउंसिलों के, और इनके पास कितनी सीटें हैं? 7 नशिस्तें हैं। अब मैंने अर्ज किया ना, इन्हें तो नॉर्वे च कोई नहीं सुनता, तो नोबल प्राइज़ जो कमेटी जिन्हें फाइनल करनी है नामजदगियां वो इन्हें की गल सुनेगी? इन्हों का असर और सूख नहीं है। और फिर अब तो ये खुशियां मना रहे हैं नामजद हो गए। ये रिकमेंडेशन है, नामजदगी और चीज़ होती है जो कि नामोनिज कहते हैं, वो नहीं है ये। बहरहाल इन्होंने ये नाम उनका भेज दिया है, और जब ये फाइनल होना है, जब वो कमेटी ने फाइनल करना है, उसके बाद जब ये मुस्तरद होना है, जैसे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बना के बैठ गए थे इमरान खान को, इसी तरह फिर इन्होंने एक मरतबा भी इज्जत होना है, इनकी सुबकी होनी है। और वो जो कह रहे हैं अब जाती उम्र में बिछ गई है सफ़े मातम, और पता नहीं क्या हो गया है। वो जो सफ़े मातम है ना, जब ये नामजदगियाँ नोबल प्राइज़ की फाइनल होनी है ना, तो फिर उस पर पीटीआई वालों ने बैठना है, इनके घरों में बेचैनी है वो। बहरहाल और आखिर में ये हम बात करेंगे जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब जजों के दरमियान फिर फटा पड़ गया है इख्तियारात के हवाले से। ये सरदार सरफराज डोगर साहब आज कायम काम चीफ जस्टिस हैं, जब ये लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर गए और फिर सीनियर 3 ने करार दिया गया, तो फिर वहाँ ख़त वगैरह लिखे गए, और ख़त लिखने को फिर चैलेंज भी कर दिया हुआ है ना इनकी सीनियरिटी को उन्होंने, इनकी भी और जो दीगर लोग जो 2 हाई कोर्ट से आए हैं इस्लामाबाद, सॉरी वो
बलूचिस्तान हाई कोर्ट से मोहम्मद आसफ साहब आए हैं और खादम हुसैन सुमरो साहब जो हैं वो आए हैं सिंध हाई कोर्ट से। तो वो कहते हैं जनाब ये सीनियरिटी साथ लेके नहीं आ सकते, तो वहाँ फटा चला पड़ा हुआ। पहले वो तौहीन अदालत वाला केस था, तौहीन अदालत केस आपके लिए में है, मैंने शायद उस पर भी लाख किया था कि जेल सुप्रीडेंट को जनाब जो विशाल यूसुफ ज़ईनी को मुलाकात का हुक्म दिया था जस्टिस सरदार एजाज साक साहब ने, तो उस पर अमल नहीं हुआ था, तो उन्होंने 3 अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी। और वो जो सुप्रीडेंट जेल है उन्होंने जनाब एक दरखास्त दायर कर दी चीफ जस्टिस के पास, और उन्होंने कहा जनाब ये सारे केस जो है ना जेल से मुतल्लिका इमरान खान से मुतल्लिका वो एक ही बेंच में वो सारे लगाए जाएं। फिर उस पर फुल बेंच बन गया। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब जो हैं वो उन्होंने उसकी समाअत की, और फिर जो तौहीन अदालत वाला केस था वो भी उसी 3 रुकनी फुल बेंच में लग गया, और उन्होंने वो तौहीन अदालत की कार्रवाई भी ख़त्म कर दी। और फिर जो मुलाकातों वाला जो 2 मुलाकातें थी जुमेरात और मंगल को वो बहाल कर दी, और फिर एक अंडरटेकिंग ले ली, उसमें भी ला कर चुका हूँ, मुलाकात फिर भी नहीं हुई। बहरहाल जस्टिस सरदार एजाज असाक खान साहब ने जब उनसे केस वापस लिया गया तो इस पे उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ। तो अब हुआ ये है कि 14 मार्च को मिस्टर जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास एक केस लगा हुआ था, और उन्होंने जनाब उस केस की समाअत से माजरत कर ली और ये दफ्तर को भेज दिया कि जनाब इसको दूसरे बेंच में लगाया जाए। वो दूसरे बेंच में लगने की बजाय गुज़श्ता रोज वो दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में आके लग गया। अब उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक जजमेंट दी है। वो हुआ ये कि जनाब वो जो डिप्टी रजिस्ट्रार के पास गया इनका हुक्म, तो उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने रखा, और चीफ जस्टिस ने उस पे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इंतजामी तौर पे उन्होंने ये कहा कि जनाब नहीं ये केस जो है ना ये बाबर सत्तार साहब ही सुनेंगे। अब या तो बाबर सत्तार साहब ज़ाती वजूह की बुनियाद पे इनकार किया होता उन्होंने, फिर तो ठीक था। अब उन्होंने जो जजमेंट दी है बाबर सत्तार साहब ने, वो ये कहते हैं कि जो हाई कोर्ट रूल्स है ना उनके मुताबिक अगर केस मुकर्रर हो जाए ना किसी जज के सामने, तो उसके पास एक माजरत का इख्तियार है। वो कह सकते हैं जनाब मैंने इस केस की समाअत नहीं करनी, एक बात होगी। दूसरा वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार ने की ना नादानिस्ता गलती है, यानी जानबूझ के नहीं की, बस हो गया, ये उन्होंने अपनी जजमेंट में लिखा। और आगे जाके वो जो कानूनी पोजीशन है उस पर बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन देते हैं। वो कहते हैं जनाब रोस्टर जो है ना डिप्टी रजिस्ट्रार एक रोस्टर बनाता है, और रोस्टर बना के यानी कौन कौन से जज बेंच कौन कौन से हैं इस हवाले से, तो वो जनाब चले जाते हैं चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस उसकी मंजूरी दे देते हैं, और उस मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस का अमल दखल लेना वो कहते हैं ख़त्म हो जाता है, और डिप्टी रजिस्ट्रार ने ही जो मुकदमात हैं वो लगाने होते हैं। ये फैसला दे रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब। और वो ये कहते हैं कि अगर हाँ कोई जज जो है वो लार्जर बेंच के लिए कहे कि बड़ा बेंच बना दो, या फिर खसूसी बेंच बनाने के लिए कहे, तो फिर जो मामला है वो चीफ जस्टिस के पास जाएगा। अब ये जो रूल की बात कर रहे हैं वो ये है कि ये कहते हैं ना कि जनाब एक जज जब कार्रवाई शुरू कर दे किसी मुकदमे में, तो उससे वापस नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो खुद समाअत से इनकार ना कर दे, यानी जब तक खुद को अलग ना कर ले ना उस केस से, उस वक्त तक उससे केस वापस नहीं लिया जा सकता। ये इसी रूल्स को दूसरे अंदाज में बयान कर रहे हैं कि जनाब वो तो है कि जनाब केस वापस नहीं लिया जा सकता, अगर वापस लिया जा सकता है तो जज खुद जो है वो इनकार करे तो लिया जा सकता है। अब उसको इस अंदाज में ले रहे हैं कि जनाब जज जो है वो इनकार कर दे तो लाजमी तौर पे जो केस है वो किसी और बेंच में चले जाना है। अब अगर तो वो उसमें जाती कोई मामला है, जाती वजूह है, कोई वकील उनका दोस्त है, रिश्तेदार का केस है, किसी दोस्त का केस है जो इनके लिखा हुआ कोड ऑफ कंडक्ट में ये फलां मुकदमात जो हैं ये जज साहब नहीं सुन सकते, फिर तो ठीक है। अगर जज साहब ये कहते हैं कि जनाब इसी नोयत का केस फलां बेंच में लगा हुआ है, तो ऐसी दर्जनों मसाले मौजूद हैं, हमने देखा है कि बजाय इसके कि दूसरे बेंच में भेजा जाए, वो दूसरे मुकदमा भी एतराज़ करने वाले जज या दूसरे बेंच को भेजने की सिफारिश करने वाले जज हैं उनके पास लग जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि जनाब ये कहते हैं अब डिप्टी रजिस्ट्रार का जो इख्तियार था, तो आप एक जुडिशियल आर्डर के जरिए चीफ जस्टिस का इख्तियार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी डिप्टी रजिस्ट्रार जो होता है या रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है, ये मुकदमात की तफवीज़, काज लिस्ट, रोस्टर वगैरह जो जारी किया जाता है, ये ऑन द बिहाफ ऑफ बाय द आर्डर ऑफ चीफ जस्टिस होता है।
اب ڈپٹی رجسٹرار کا یہ ہولی سولی اختیار تو ہے ہی نہیں، یہ وہ اختیار ہے جو چیف جسٹس نے انہیں تفویض کیا ہوتا ہے. تو پھر چیف جسٹس سے اجازت لیں گے نا کہ اب حکم آ گیا ہے، آپ نے یہ کیس جو ہے فلان جج صاحب کو بھیجا تھا، اور فلان جج صاحب کہتے ہیں جناب میں نے نہیں سننا، فلان جج کو بھیج دیں. تو اب آپ فرمائیں کہ ہم کیا کریں؟ تو ظاہر ہے یہاں پہ چیف جسٹس جو ہے اگر ان کے اختیار میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ میرے اختیار میں مداخلت کی جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے اپنے اختیار کو بحال رکھتے ہوئے یا اپنے اختیار کو فائق سمجھتے ہوئے وہ دوبارہ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں بھیج دیا ہے. تو یہ پھر اختیارات کا ہی معاملہ ہوا نا. وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل آرڈر کے ذریعے جناب میں اگر انکار کر دیتا ہوں کہ میں نے نہیں سننا اور جوڈیشل آرڈر جاری کر دیتا ہوں فلاں بینچ کو بھیج دیں جناب، تو جو رجسٹرار آفس ہے وہ پابند ہو جاتا ہے میری بات ماننے پہ. لیکن جو رولز ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جناب جو کاز لسٹ جاری کرنی ہے، مقدمات تفویض کرنے ہیں، روسٹر جاری کرنا ہے، یہ چیف جسٹس کا اختیار ہے. اور چیف جسٹس اپنا یہ اختیار جو ہے یہ ڈپٹی رجسٹرار کو یا رجسٹرار آفس کو یہ تفویض کرتا ہے، اپنا اختیار ڈیلیگیٹ کرتا ہے. تو پھر جس کو ڈیلیگیٹ کیا جاتا ہے اس نے حتمی رائے جو ہے وہ تو پھر اگر چیف جسٹس موجود ہیں تو انہی سے لینی ہے نا. بہرحال دیکھیں اب یہ اس میں جو ہے جوڈیشل آرڈر ایک آ گیا ہے، دوسری طرف کو جوڈیشل آرڈر آ سکتا ہے. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو مرضی ہو جائے، جو مستقل چیف جسٹس ہوں گے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہی ہوں گے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.